तो जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहाड़ी पाठशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड में जिला सीरीज, और जिला सीरीज में हमारा चल रहा था पौड़ी गढ़वाल जिला। और कल मैंने आपको पौड़ी गढ़वाल जिले के बारे में थोड़ा बेसिक वन लाइनर्स, बेसिक फैक्ट, उसकी थोड़ा बहुत ज्योग्राफी और लैंसडाउन के बारे में बताया था थोड़ा बहुत। आज हम उसी को कैरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हमारी नई हेडिंग होगी, वो होगी कोटद्वार। ठीक है। आज की जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी कोटद्वार। कोटद्वार होगी हमारी हेडिंग। ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें जो कोटद्वार है, तो कोटद्वार का पुराना नाम, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल जिले में एक जगह है जिसका नाम है कोटद्वार। कोटद्वार का जो पुराना नाम है, कोटद्वार का पुराना नाम है मोरध्वज। ठीक है। मोरध्वज है। ये बातें क्लियर हैं। ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि मोरध्वज का किला, मोरध्वज का किला, ठीक है, मोरध्वज का किला भी कहाँ है? ये भी कोटद्वार के समीप है मोरध्वज का किला। ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। अब जो ये मोरध्वज है, जो ये कोटद्वार है, इसमें उत्खनन कार्य किया था, मतलब खुदाई का कार्य किया था। उत्खनन उत्खनन कार्य, ठीक है। तो उत्खनन कार्य किया था एक व्यक्ति है जिसका नाम है मलखाम। ठीक है। तो मलखाम ने 1887 में मोरध्वज में उत्खनन का कार्य किया था। ये बातें आपको याद रखनी है। एम ए मलखाम है इसका पूरा नाम, है ना, एम ए मलखाम। ये बातें आप याद रखनी है। अब जो ये कोटद्वार है, कोटद्वार को कहा जाता है गढ़वाल का प्रवेश द्वार। गढ़वाल का प्रवेश द्वार, ठीक है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा कोटद्वार। ये क्लियर हो गई बात। अगर देखें, अब बात करें कि कोटद्वार किस नदी के तट पर बसा है। ठीक है। कोटद्वार किस नदी के तट पर बसा है? तो आपका आंसर होगा सर खो नदी। ठीक है। खो नदी के तट पर बसा है। ये बात क्लियर हो गई। और अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि खो नदी का पुराना नाम क्या था, तो खो नदी का पुराना नाम था कौमुदी नदी। ठीक है। तो खो नदी का पुराना नाम क्या था? कौमुदी नदी। ये बात क्लियर हो गई। और ये खो नदी वही बनती है जो डुगड्डा, अभी डुगड्डा पढ़ाऊंगा मैं आपको, लंगूर घाट और सिलघाट का संगम होता है जहाँ पे, है ना, उसी से बनती है खो नदी। उसके बाद अगर हम बात करें कि कोटद्वार नगर पालिका कब बनी, ठीक है, तो जो कोटद्वार नगर पालिका है, ठीक है, कोटद्वार नगर पालिका, तो कोटद्वार नगर पालिका का जो गठन हुआ वो हुआ था 1956 में। ठीक है। 1956 में कोटद्वार नगर पालिका का गठन हुआ। अब आपको एक बात पता है कि उत्तराखंड में वर्तमान में कितने नगर निगम है? तो उत्तराखंड में वर्तमान नगर निगम, ये क्वेश्चन पेपरों में अब आएगा आगे। ठीक है। अभी तक तो 9 थे, अब 11 हो गए ना, इसलिए ये क्वेश्चन अब आएगा। ठीक है। तो उत्तराखंड में वर्तमान नगर निगमों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है। 11 है। इन 11 में से एक नगर निगम कोटद्वार नगर निगम भी है। ठीक है। तो कोटद्वार नगर निगम का दर्जा कब मिला कोटद्वार को? कोटद्वार नगर निगम, तो कोटद्वार को नगर निगम का दर्जा कब मिला? तो सर आपका आंसर होगा 2017 में। 2017 में कोटद्वार को नगर निगम का दर्जा मिला। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। अगर आगे वन लाइनर की बात करें कोटद्वार के बारे में, तो आपको पता है कोटद्वार में है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भी कहाँ है? कोटद्वार में है। ये बातें क्लियर हो गई। ठीक है। अब एक गौ रक्षणी सभा थी कोटद्वार में, गायों से संबंधित थी, मतलब गायों की रक्षा के लिए। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि कोटद्वार में गौ रक्षणी कोटद्वार में गौ रक्षणी सभा की स्थापना ना, कोटद्वार में गौरक्षणी सभा की स्थापना, कोटद्वार में गौरक्षणी सभा की स्थापना किसने की? तो आपके पास आंसर आएगा धनी राम वर्मा। धनी राम वर्मा। ठीक है। तो धनी राम वर्मा ने कोटद्वार में गौरक्षणी सभा की स्थापना की। और कब की? तो आपका आंसर होगा 1907। ठीक है। कोटद्वार नगर पालिका 1956। कोटद्वार नगर पालिका 1956। वर्तमान में उत्तराखंड में कितने नगर निगम है? तो सर आप बोलोगे वर्तमान में उत्तराखंड में 11 नगर निगम है। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नए नगर निगम जोड़े गए हैं। अगर बात करें कि कोटद्वार को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया, तो 2017 में। अगर बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ है, तो कोटद्वार में है। कोटद्वार में गौरक्षणी सभा की स्थापना किसने की? तो धनीराम वर्मा ने की, और 1907 में की। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। अब देखो,
अगले अगर वन लाइनर की बात करें तो आपको पता है कि जो पौड़ी जिले का एकमात्र रेलवे स्टेशन है, पौड़ी का एकमात्र रेलवे स्टेशन, एकमात्र रेलवे स्टेशन, स्टेशन वो कहाँ है, वो भी सर कहाँ है, कोटद्वार में। वो भी कहाँ है, कोटद्वार में। आपको पता है कि कोटद्वार से आगे कहाँ जाती है रेल, बस कोटद्वार में ही तो है एकमात्र रेलवे स्टेशन पौड़ी का। क्लियर हो गई बात। अब देखो जो ये कोटद्वार रेलवे स्टेशन है, तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो कोटद्वार रेलवे स्टेशन है ना, और नजीबाबाद रेलवे स्टेशन, नजीबाबाद, इनको आपस में कब जोड़ा गया। तो कोटद्वार और नजीबाबाद रेलवे स्टेशन को कब जोड़ा गया आपस में, तो आपका आंसर होगा 1897 में। ठीक है, 1897 में कोटद्वार रेलवे स्टेशन और नजीबाबाद रेलवे स्टेशन को जोड़ा गया। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब सर एक पॉइंट ये होता है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा रेल पथ, रेल की पटरी सबसे ज़्यादा कहाँ है। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा रेल पथ, सबसे ज़्यादा रेल पथ, तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा रेल पथ है वो है हरिद्वार जिले में। ठीक है, HR लिख रहा हूँ मैं, हरिद्वार जिले में। लेकिन अगर सबसे कम रेल पथ आए तो कम कहाँ है, तो आपको पता है पौड़ी में, और वही तो है पौड़ी में, वो कोटद्वार वाला एरिया लगभग 2 किलोमीटर है ना। तो सबसे ज़्यादा रेल पथ उत्तराखंड में कहाँ है, हरिद्वार में, और सबसे कम कहाँ है, पौड़ी में। ये बातें क्लियर हो गई। अब देखो कोटद्वार से एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन होता था, जिस पत्रिका का नाम है सत्यपथ, सत्यपथ, सत्यपथ। तो सत्यपथ नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो सर आप बोलोगे कोटद्वार से होता था। और कब हुई इसकी शुरुआत, तो आप बोलोगे 1956। और किसके द्वारा हुई, तो आप बोलोगे ललिता प्रसाद नैथानी, ललिता प्रसाद नैथानी के द्वारा क्या हुई, कोटद्वार में जो सत्यपथ नामक साप्ताहिक पत्रिका है उसका प्रकाशन शुरू हुआ कोटद्वार से 1956 में ललिता प्रसाद नैथानी के द्वारा। ये बात क्लियर हो गई। अब आपको पता है, देखो जो कोटद्वार के हैं, पौड़ी के हैं, मतलब इनको तो सबको पता है ना, लेकिन जो भाई लोग चमोली टिहरी मतलब उनके हैं, कुमाऊं या कुमाऊं रीजन के हैं, उनको क्या है, थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में जानकारी कम होती है कि कौन सा चौक कहाँ पे है। तो कोटद्वार में है तीलू रोतेली चौक। ठीक है, तीलू रोतेली चौक कोटद्वार में। इसी को हम अब क्या नाम से जानते हैं, तो वीरबाला चौक के नाम से जानते हैं ना। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर बात करें कि चरेक का डांडा, चरक ऋषि ने की थी यहाँ पे तपस्या ना, चरेक डांडा, चरेक डांडा कहाँ है, तो ये भी कोटद्वार के ऊपर, थोड़ा ऊपर में है ना। ये बातें क्लियर हो गई। अब अगर बात करें कि कोटद्वार में है GMOU का हेडक्वार्टर। ठीक है, हम बोलते हैं ना जेएमओ की बस, जेएमओ की बस, तो वही है ये GMOU। इसका नाम है गढ़वाल, गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन, गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन। ठीक है, गढ़वाल मोटर्स ऑनर यूनियन की स्थापना हुई थी 1941 में, और कहीं कहीं पर 43 भी लिखा होता है। ये बात क्लियर हो गई। और इसी गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन या JMOU का हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है वो है अपने कोटद्वार में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि GMOU का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोटद्वार में है, 1941 या 43 में बना था। ये बात क्लियर हो गई। ऐसे ही अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि KMOU, कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन, कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन की स्थापना कब हुई, तो आप बोलोगे 1939 में हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप बोलोगे सर काठगोदाम, काठगोदाम। और काठगोदाम कहाँ पड़ता है, तो काठगोदाम पड़ता है हमारे नैनीताल जिले में है। ये बात क्लियर करनी है। ठीक है, ये बातें आपको याद होनी चाहिए कि KMOU का हेडक्वार्टर कहाँ है और GMOU का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये बात क्लियर हो गई। अब आपको पता है कि एक कुमाऊं परिषद, कुमाऊं परिषद, कुमाऊं परिषद, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई, तो आप बोलोगे सर 1916 में हुई है ना। वन्य समस्याओं से या उस समय की जो तात्कालिक मतलब समस्याएं थी उनके निदान के लिए एक परिषद का गठन किया गया। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई, 1916। इस कुमाऊं परिषद के हुए थे टोटल 6 अधिवेशन, टोटल 6 अधिवेशन हुए थे, जिनको हमें याद रखना होता है कि कब हुए, कहाँ हुए, कौन थे अध्यक्ष, क्या क्या खास बातें रही। तो कुमाऊं परिषद के कुल 6 अधिवेशन हुए थे,
जिसमें से जो थर्ड वाला अधिवेशन था, तीसरा अधिवेशन 1919 में कोट द्वार में हुआ था। ठीक है, तीसरा वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1919 में कोट द्वार में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे, आपको पता है, बद्री दत्त जोशी। ठीक है, बद्री दत्त पांडे मत करना, जोशी करना। ठीक है, आपको पता है सबसे ज्यादा भीड़ यही थी इसी वाले अधिवेशन में। गुरु शिष्य परंपराओं के लिए जाना जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है ना। और गढ़वाल में मात्र एक सम्मेलन यही हुआ था, कुमाऊं परिषद का। ये बातें क्लियर हो गई। उसके बाद ठीक है, अब देखो, यहाँ तक तो वन लाइनर बात हो गई कोट द्वार के बारे में, और ये बातें आपको वैसे भी नॉर्मली पता है ना, कोई प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देखता है, परीक्षा वाणी में भी है ना। थोड़ी बहुत जानकारी आपको वैसे लगभग सभी चीजें पता है, पर फिर भी क्या है कि आपका रिवीजन हो जाएगा। अब अगर कोटद्वार की पहली हेडिंग की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे हम कर्णाश्रम। ठीक है, कर्णाश्रम, तो आपको पता है कर्णाश्रम कोटद्वार में ही है। महर्षि कर्ण, महर्षि गौतम और विश्वामित्र की तपस्थली थी यहाँ पे, है ना। कर्णाश्रम या महर्षि कर्ण के नाम पर ही कोटद्वार का नाम कर्ण नगरी रखने के बात चल रही है ना। ये बातें क्लियर हो गई। अब आपको पता है कि जो कर्णाश्रम है वो कौन सी नदी के तट पर है? तो नदी करना मालिनी नदी। ठीक है, खो नदी मत कर देना, मालिनी। ठीक है, मालिनी नदी। क्लियर हो गई बात। अगर बात करें कि कर्णाश्रम किन पर्वतों के मध्य स्थित है, तो आपको पता है कि कर्णाश्रम है हेमकूट, हेमकूट और मणिकूट, हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित है। अगर बात करें कि जो कर्णाश्रम है, ठीक है, कर्णाश्रम को 2023 में ट्रैक ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया। 2023 में ट्रैक ऑफ द ईयर, ट्रैक ऑफ द ईयर। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब अगर बात करें कि आपको पता है एक वो थे व्यक्ति जिनका नाम है कालिदास। कालिदास, कालिदास ने एक रचना लिखी है जिस रचना का नाम है अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ की है? तो कर्णाश्रम में ही की है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। और कालिदास ने कर्णाश्रम को एक नाम से पुकारा जिसका नाम है किसलय प्रदेश। तो कालिदास ने कर्णाश्रम को किस नाम से संबोधित किया है? तो आपका आंसर होगा किसलय प्रदेश। ये बातें क्लियर हो गई। अब देखो क्यों है फेमस कर्णाश्रम। तो आपको पता है कि एक राजा थे, राजा दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला। राजा दुष्यंत और शकुंतला, शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए क्या है? कर्णाश्रम प्रसिद्ध है, प्रेम प्रसंग, कर्णाश्रम प्रसिद्ध है। और इन्हीं का जो पुत्र था राजा दुष्यंत और शकुंतला, जिसका नाम था भरत। भरत का जन्म भी यहीं हुआ था। और इसी भरत के नाम से हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? भारत। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग से संबंधित कौन सी जगह है? तो कर्णाश्रम है। और भरत का, इनका पुत्र कौन था? भरत। और भरत का जन्म भी कर्णाश्रम में हुआ था। ठीक है, अब बात करें कि कर्णाश्रम का वर्तमान नाम, वर्तमान नाम, अगर बात करें कि जो कर्णाश्रम का वर्तमान नाम है वो क्या है? तो सर आप बोलोगे चौका घाट। ठीक है, कर्णाश्रम का वर्तमान नाम क्या है? तो चौका घाट है। अगर बात करें कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद ने सन 1955 में कर्णाश्रम में क्या किया? थोड़ा बहुत विकास कार्य किया। ठीक है, कर्णाश्रम में क्या किया? विकास कार्य, कर्णाश्रम में विकास कार्य। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है कि कर्णाश्रम में किस व्यक्ति के द्वारा विकास का प्रयास किया गया। तो आपका आंसर होगा डॉक्टर संपूर्णानंद 1955। ये बात क्लियर हो गई। और प्राचीन उत्तराखंड में विद्या के दो केंद्र थे, विद्या के, विद्या के दो केंद्र थे। एक तो था बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ वाला एरिया, बद्रिकाश्रम। ठीक है, और एक था कर्णाश्रम। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि प्राचीन काल में उत्तराखंड के मतलब एरिया में कितने विद्या के केंद्र थे? दो विद्या के केंद्र थे। एक तो था बद्रिकाश्रम और एक कौन सा है? कर्णाश्रम। तो कर्णाश्रम इसलिए भी फेमस है। ये बातें क्लियर हो गई कर्णाश्रम के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ठीक है, अब बात करें कि और क्या है कोटद्वार में। तो
कोटद्वार में एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है सुखराव देवी मंदिर। ठीक है, देवी सुखराव देवी मंदिर। तो सुखराव देवी का मंदिर भी कोटद्वार वाले एरिया में, और माना जाता है कि जो राजा दुष्यंत है उनके द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण किया गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे फेमस, है ना, आप सभी को वेल नोन जगह है, आपको पता है, एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है सिद्धवली मंदिर। सिद्धवली मंदिर, ठीक है, सिद्धवली मंदिर। सिद्धवली मंदिर भी पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार नामक स्थान में है। ये बातें क्लियर है आपको, पता है आपको। बजरंग बली को समर्पित है, बजरंग बली को समर्पित, बजरंग बली को समर्पित। तो बजरंग बली को समर्पित कौन सा मंदिर है? सिद्धवली मंदिर है। आपको पता है किस नदी के तट पर है? खो नदी के तट पर है। खो नदी का पुराना नाम क्या है? तो सर आपको पता है खो नदी का पुराना नाम क्या है? कौमुदी नदी। कौमुदी नदी। इसी वजह से सिद्धवली मंदिर को कौमुदी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कौमुदी तीर्थ, ठीक है, कौमुदी तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है सिद्धवली मंदिर को। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब कोटद्वार से ही हम थोड़ा आगे की ओर जाएं तो हमें एक जगह मिलती है जिस जगह का नाम है डुगड्डा। जिस जगह का नाम क्या है? डुगड्डा। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह है डुगड्डा, क्योंकि आपको पता है कि प्राचीन काल में गढ़वाल की सबसे बड़ी मंडी थी डुगड्डा। ठीक है, डुगड्डा क्या थी? प्राचीन काल में गढ़वाल की सबसे बड़ी मंडी, गढ़वाल की सबसे बड़ी मंडी, सबसे बड़ी मंडी। ये बात क्लियर होगी कि प्राचीन काल में गढ़वाल की सबसे बड़ी मंडी क्या थी? तो दुगड्डा थी। कहीं कहीं पर दुगड्डा का पुराना नाम नाथोपुर भी मिलते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी नदियों के संगम पर है। तो आपको पता है एक नदी है यहाँ पे लंगूरगाड़ और सिलगाड़। लंगूरगाड़ और सिलगाड़ के संगम पर दुगड्डा स्थित है। अगर बात करें कि किसने बसाया डुगड्डा को, तो आपको पता है एक व्यक्ति का नाम, जिनका नाम है धनी राम मिश्र। तो धनी राम मिश्र, ऐसा कहा जाता है कि धनी राम मिश्र ने डुगड्डा को अपने खेतों में बसाया था। ठीक है, धनी राम मिश्र ने डुगड्डा को अपने खेतों में बसाया था। ठीक है, डुगड्डा से ही थोड़ा अगर आगे जाए उधर डांडा बंडी साइड, तो आपको पता है वहां पर एक मेला लगता है जिसको बोलते हैं, मतलब डाडा मंडी वाले एरिया में, डाडा मंडी वाले एरिया में एक मेला लगता है जिसको बोलते हैं हम गेंद का मेला या गिंदी कौतिक, गेंदी का मेला। ठीक है, या गिंदी कौतिक। तो आपको पता है कि गेंद का मेला कहाँ लगता है? तो आप बोलोगे डुगड्डा के समय डाडा मंडी में। ठीक है, और कब लगता है? देखो ये क्वेश्चन आया था अभी जो स्टेनो की परीक्षा हुई थी ना दिसंबर में, हाल ही में, वहां पे आया था। तो वहां पे लिखा था माघ के महीने की, माघ के महीने की संक्रांति को, है ना, ये तो लिखा था माघ के महीने की संक्रांति को ये मेला लगता है, गेंदी का मेला। अब जो गेंदी का मेला है वहां पे बनती है दो टीम, दो टीम बनती है। एक टीम का नाम है लंगूर, लंगूरी पट्टी। ठीक है, लंगूरी पट्टी। और एक टीम का नाम है भटपुड़ी, भटपुड़ी पट्टी, है ना, भटपुड़ी पट्टी। ये बात क्लियर होगी कि गेंदी के मेले में कौन कौन सी टीमें बनती है, लंगूरी पट्टी और भटपुड़ी पट्टी। ठीक है, अब अगर जो ये गेंदी का मेला लगता है वो किस मंदिर में लगता है, तो आपको पता है कि ये भटपुड़ी देवी मंदिर में लगता है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब लंगूर घाट से एक बात याद है आपको कि लंगूरगढ़ का युद्ध, लंगूरगढ़ का युद्ध, तो आपको पता है जब 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था महेंद्र चंद को हराकर, तो लंगूरगढ़ का युद्ध हुआ था 1791 में। और किसके बीच हुआ था? तो आपको पता है कि नेपाल और गढ़वाल के राजा या पंवार वंश के राजा या अविभाजित गढ़वाल के अंतिम राजा, जिनका नाम है प्रद्युमन शाह, प्रद्युमन शाह, इनके बीच हुआ था 1791 में। उसके बाद 1792 में, 1792 में हुई थी लंगूरगढ़ की संधि, लंगूरगढ़ की संधि। ये बात क्लियर है कि लंगूरगढ़ की संधि कब हुई? तो आप बोलोगे सर 1792 में, है ना। उसके बाद अब चलते हैं डुगड्डा के बारे में, एक दो और फैक्ट देखते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि डुगड्डा में स्टोवेल प्रेस की स्थापना कब हुई, तो डुगड्डा में स्टोवेल प्रेस, स्टोवेल प्रेस, ठीक है, डुगड्डा में स्टोवेल प्रेस की स्थापना हुई थी 1912। ठीक है,
ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद अगर बात करें कि डुगड्डा को जाना जाता है एक व्यक्ति की कर्मस्थली या साधना स्थल के रूप में, जिनका नाम है शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल, ठीक है। शिव प्रसाद डबराल की कर्मभूमि, कर्मभूमि, शिव प्रसाद डबराल की कर्मभूमि या साधना स्थल के रूप में जाना जाता है। साधना स्थल, साधना स्थल के रूप में जाना जाता है किसको? तो आप बोलोगे सर दुगड्डा। दुगड्डा का जो इंटर कॉलेज है वहाँ पर ये प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत थे, ठीक है। वैसे इनका जन्म 1912 में गहली गांव पौड़ी में हुआ था, लेकिन जन्मभूमि तो इनकी गहली गांव पौड़ी है, लेकिन कर्मभूमि इनकी दुगड्डा है। ये बात क्लियर हो गई। दुगड्डा में इन्होंने अनेक सामाजिक कार्य किए होंगे, इसलिए इनको जाना जाता है। उसके बाद अगर बात करें, वैसे तो मैं इनको उत्तराखंड की अभी 2-4 क्लास के बाद जब मैं पौड़ी जिले की महान विभूतियों के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पे आपको शिव प्रसाद डबराल के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे सुन लो कि इनकी कर्मभूमि के रूप में जाना जाता है डुगड्डा को, जबकि इनका जन्म हुआ था 1912 में गहली गांव पौड़ी में। डुगड्डा इंटर कॉलेज में ये प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत थे। इन्हीं के द्वारा उत्तराखंड का इतिहास लिखी गई है 12 खंडों में। इन्हीं के द्वारा टिहरी का इतिहास लिखा गया है। इन्हीं के द्वारा उत्तराखंड के भूटांतिक नामक पुस्तक लिखी गई है। इन्हीं को उपाधि मिली है उत्तराखंड का चारण या एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, इनको ही जाना जाता है। उसके बाद अगर बात करें कि इन्हीं ने डुगड्डा में एक पुस्तकालय खोला था जिसका नाम है उत्तराखंड विद्या भवन। ये बातें क्लियर हो गई। इनके बारे में अभी 2-4 क्लास के बाद में पढ़ाऊंगा, जहाँ पे हम पौड़ी जिले के महान व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो यहाँ पे इतनी बात याद रखनी है कि किस किस व्यक्ति को डुगड्डा में, मतलब डुगड्डा में किस व्यक्ति की कर्मभूमि है, तो आपका आंसर होगा शिव प्रसाद डबराल। अब देखो डुगड्डा में एक मेला लगता है, ठीक है, जिस मेले का नाम है शहीद मेला। शहीद मेला, ठीक है। तो शहीद मेला वैसे तो अनेक स्थानों में लगता है, लेकिन अगर डुगड्डा के शहीद मेले की बात आए तो इसकी जो शुरुआत की थी, इसकी शुरुआत की थी किसने? तो आपका आंसर होगा भवानी सिंह रावत। भवानी सिंह रावत, ठीक है। भवानी सिंह रावत ने क्या किया था? दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत की थी। ये वही भवानी सिंह रावत थे जो 1930 में गडोदिया स्टोर डकैती कांड में शामिल थे, ठीक है। गडोदिया स्टोर डकैती में, ठीक है, दिल्ली के चांदनी चौक एरिया में शायद, है ना, स्टोर डकैती में शामिल, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि जो भवानी सिंह रावत थे वो 1930 में गडोदिया स्टोर डकैती में शामिल थे। ये वही भवानी सिंह रावत थे जो जो HSRA, ठीक है, जो HSRA, ठीक है, HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में एकमात्र 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 व्यक्ति, ठीक है, HSRA में एकमात्र व्यक्ति थे उत्तराखंड से, ठीक है, उत्तराखंड से। तो ये बातें आपको याद रखनी है, पेपर में भी पूछा जाता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA में उत्तराखंड से एकमात्र व्यक्ति कौन थे शामिल? तो आपका आंसर होगा भवानी सिंह रावत। इन्हीं भवानी सिंह रावत के साथ 1930 में एक व्यक्ति डुगड्डा आए थे, एक व्यक्ति डुगड्डा आए थे जिनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। अब देखो चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर क्या किया था? इनको पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग दी थी, और जिस जगह पे दी थी उस जगह को अब जाना जाता है आजाद पार्क के नाम से, ठीक है। तो आपको पास क्वेश्चन आए कि आजाद पार्क कहाँ है? तो आजाद पार्क भी कहाँ है? देहरादून में है। ओ देहरादून बोल रहा मैं, डुगड्डा में है, ठीक है। आजाद पार्क कहाँ है? डुगड्डा में। और यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद आए थे 1930 में भवानी सिंह रावत के साथ, और उन्होंने यहाँ पे क्या किया था? इनको पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग दी थी। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। दुगड्डा से ही दो समाचार पत्र जिनका नाम है, एक का नाम है राष्ट्रीय ज्वाला, राष्ट्रीय ज्वाला, और एक समाचार पत्र का नाम है अंतर ज्वाला, ठीक है, अंतर ज्वाला। तो ये राष्ट्रीय ज्वाला और अंतर ज्वाला नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो दुगड्डा से हुआ था। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो दुगड्डा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी थी, ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत देखें तो अगर हम अब चलें
एक मंदिर है सतपुली से थोड़ा आगे, जिस मंदिर का नाम है ज्वालपा देवी मंदिर। जालपा देवी मंदिर, ठीक है। तो ज्वालपा देवी मंदिर भी पौड़ी में ही है, और सतपुली और पौड़ी के जो मार्ग है उसमें थोड़ा सा मतलब सतपुली और पौड़ी के बीच में स्थित है ये। तो अगर बात करें कि कहाँ पर है, तो ये बोलोगे आप पौड़ी में, सतपुली के निकट, सतपुली के निकट, ठीक है, सतपुली के निकट। अब अगर बात करें कि किस नदी के तट पर है, तो सर आप बोलोगे नयार नदी, ठीक है। नयार नदी ना आए तो आपको पता है कि एग्जैक्ट ये पश्चिमी नयार के तट पर है, ठीक है, पश्चिमी नयार। अब आगे हम डुगट ओ सतपुली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम कहाँ पे होता है, सतपुली में होता है, ठीक है। तो जो ये ज्वालपा देवी मंदिर है, ये किस नदी के तट पर है, तो आप बोलोगे पश्चिमी नयार के तट पर, ठीक है। अब देखो क्या है इस मंदिर की मान्यता। तो जो जो अविवाहित अविवाहित लड़कियां होती हैं, अविवाहित कन्याएं होती हैं, वो अपने मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए यहाँ पे पूजा अर्चना करती हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, ऐसी मान्यता है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर बात करें कि पंवार वंश के 54वें राजा या गढ़वाल के अंतिम राजा, या इन्हीं को हम बोल सकते हैं कि अविभाजित गढ़वाल के अंतिम राजा, जिनका नाम है प्रद्युमन शाह, प्रद्युम्न शाह। तो प्रद्युमन शाह ने यहाँ किया था, यहाँ दिया था प्रद्युमन शाह ने भूमिदान, ठीक है, भूमिदान दिया था, क्योंकि यहाँ पर जो ये मंदिर है, यहाँ पर एक अमर ज्योत जलती है, और उस ज्योत के लिए मतलब आपको पता है सरसों चाहिए, तेल चाहिए, तो उस तेल के मतलब उत्पादन के लिए इन्होंने यहाँ पे भूमिदान दी थी, ठीक है। तो आपको पता ये क्वेश्चन याद रखना है कि किस राजा के द्वारा ज्वालपदी मंदिर के लिए भूमिदान दी गई, तो प्रद्युमन शाह के द्वारा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं सतपुली में। अब आज की हम लास्ट हेडिंग देखेंगे जिसका नाम है सतपुली, ठीक है। तो सतपुली भी आपको पता है पौड़ी जिले में पड़ता है, लेकिन सतपुली को पुराणों में कहा जाता है, पुराणों में इसका नाम मिलता है वैनतेय तीर्थ, वैनतेय तीर्थ के नाम से जाना जाता है सतपुली को। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर बात करें कि नदी, तो आपको पता है कि पूर्वी नयार, पूर्वी नयार, पूर्वी नयार प्लस पश्चिमी नयार। तो पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम कहाँ पे होता है, तो सतपुली में होता है। सतपुली से थोड़ा आगे होता है, लेकिन पेपरों में एक बार पूछा जा चुका है कि पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम कहाँ पे होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन लिखा था सतपुली, ठीक है। ये क्लियर हो गई। अगर बात करें जो ये सतपुली नामक स्थान है, यहाँ पर 1951 में आई थी बाढ़, ठीक है, तबाही मची थी, गाना भी है इस पर, 1951 में बाढ़ आई थी, ठीक है। अगर बात करें कि सतपुली में ही एक मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है दंगलेश्वर, दंगलेश्वर मंदिर, ठीक है। तो दंगलेश्वर मंदिर भी कहाँ है, तो आपका आंसर होगा सतपुली में। और इसी दंगलेश्वर मंदिर में एक मेला लगता है, जिस मेले का नाम है दनगल मेला, शिवरात्रि के दिन लगता है शायद। दनगल मेला कहाँ लगता है, तो आपका आंसर होगा सतपुली में लगता है, ठीक है। और जो ये दंगलेश्वर मंदिर है, ये भगवान शिव को समर्पित है। ये बातें क्लियर होगी, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना। मिलते हैं पौड़ी गढ़वाल जिले के तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।